नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं रजनीश चंद्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में लद्दाख के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में भारत और चीन की सीमा को लेकर विवाद चल रहे हैं लद्दाख के क्षेत्र में, और इस सीमा विवाद का एक बहुत ही लंबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है जो हम आसान तरीके से समझेंगे, जो कि ये हिस्टोरिकल में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। इसे समझने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलते हैं लद्दाख की ओर। भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित है हमारा लद्दाख, जो आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं और इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारा लद्दाख क्षेत्र कैसा है। तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बर्फ़ गिरती है, यहाँ पे बारिश न की बराबर होती है। दोस्तों, यहाँ पे बर्फ़ गिरने के कारण यहाँ वैलियाँ बनती है। वैलिया में ही गांव बसते हैं, जो कि आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये छोटे मोटे गांव वैलिया में ही बनती है। ये गर्मियों के दिनों में छोटी मोटी उपजाऊ ज़मीन भी होती है। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में तो नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरने के कारण सर्दियों में खेती नहीं हो पाती है, जिसके कारण लद्दाख को हम ट्रांस हिमालय रीजन कहते हैं। दोस्तों, इस ट्रांस हिमालय रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिमालय के पार का भाग है, इसलिए इसे हम ट्रांस हिमालय रीजन कहते हैं। देखिए, आते हैं ऊपर स्लॉट में, इसे हम ट्रांस हिमालय रीजन कहते हैं। लद्दाख को हम लैंड ऑफ हाईएस्ट पासेस भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ पे गर्मियों में ही बहुत ही मुश्किल से जाना पड़ता है। यहाँ पे सर्दियों में जाना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े पहाड़ों से घिरे हुए हैं। करीब 15,100 फीट से ऊपर इसका एवरेज जो एल्टीट्यूड है 11,000 फीट आंका गया है। दोस्तों, लद्दाख जो है भारत के लिए बेस्ट टूरिस्ट प्लेस भी रहा है और है भी। दोस्तों, इस तरह हमें लद्दाख का ये रहा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों, चलते हैं हम मैप की ओर। लद्दाख आखिर हमारा है कहाँ, जिसे देखेंगे। लद्दाख भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है हमारा लद्दाख, जो हाल ही में यह 2 यूनिट टेरिटरी में बट गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, और ये रहा हमारा लद्दाख क्षेत्र, द कैपिटल ऑफ ले। देखिए दोस्तों, ये लद्दाख किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, इसके चारों ओर क्या क्या स्थित है, इसको समझेंगे पहले। देखिए दोस्तों, इसको इधर सबसे पहले तिब्बत की ओर आएंगे। देखिए पहले क्या होता है, वेस्ट में हमारा क्या है, इधर वेस्ट में हमारा जम्मू एंड कश्मीर है। ये है हिमाचल प्रदेश, ये हुआ तिब्बत जो ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में जिंगयांग रीजन है, ये चाइना का ही प्रांत है दोस्तों, इधर जिंगयांग रीजन है। और इधर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, बता दिए। और ईस्ट में तिब्बत, साउथ में हमारा हिमाचल प्रदेश। तो ये रहा हमारा लद्दाख क्षेत्र, जो चारों दिशाओं से घिरी हुई है। तो आखिर लद्दाख का जो इस तिब्बत से क्या इंपॉर्टेंस रहा है दोस्तों, इस तिब्बत से क्या इंपॉर्टेंट रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे। आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंस लद्दाख और चाइना तिब्बत को देता है। इसलिए क्योंकि तिब्बत जो है एक सिल्क रूट के मुहाने पे, और ये लद्दाख क्षेत्र आता है, ये जिसको हम गेटवे ऑफ टू द सेंट्रल एशिया कहते हैं। गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया कहते हैं क्योंकि इस चाइना के द्वारा उधर से एक सिल्क रूट निकलती है, जो कि व्यापार की पहले माध्यम थी, इसलिए ये अभी भी है। और यह सिल्क रूट निकलती है, जो कि तिब्बत होती है, ये लद्दाख से सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है। ये सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है। ये सेंट्रल एशिया, इधर साउथ में इंडिया आ जाता है, इधर चाइना, और इधर सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है। और यह ले जो है सेंटर ऑफ पॉइंट रहा है इसका। गेटवे
टू द सेंट्रल एशिया का। देखिए दोस्तों यही बात है, इसमें लिखा हुआ है सिल्क रोड जो है इसके मुहाने पे निकलता है। इकोनॉमिकल ये भी ज़्यादा इफेक्ट करता है रीजन, क्योंकि यह सेंट्रल एशिया जो है कश्मीर, पहले कश्मीर का क्षेत्र था, तो ये कश्मीर का जो कनेक्ट करता है। और देखिए दोस्तों एक और बात है, कश्मीर जो है हर वक्त पश्मीना शॉल्स के लिए प्रसिद्ध रहा है, पश्मीना शॉल्स के लिए प्रसिद्ध रहा। और ये इसका जो रॉ मटेरियल है दोस्तों, इसका रॉ मटेरियल आता है, इसका रॉ मटेरियल आता है तिब्बत से, जो कि लद्दाख टू कश्मीर, क्योंकि लद्दाख से होते हुए कश्मीर की ओर आता है। ये भी तो दो यूनिट टेरिटरी बढ़ गया, तो ये लद्दाख होते हुए ये आता है। देखिए देखो नेक्स्ट है, देयर वाज आल्सो हाउसिंग ट्रेड रूट्स अक्रॉस द कराकोरम पास टू यरकाना सेंट्रल एशिया। ये सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल एशिया जो है ये कराकोरम जो दर्रा उसके पास कनेक्ट करता है, जिसको हम तिब्बत को हम ये ज़्यादातर हम लोग द गेटवे ऑफ द सेंट्रल एशिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों सेंट्रल एशिया इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे पहले से जो सिल्क रूट आता थी ये हमें व्यापार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती थी, बिकॉज ऑफ द ट्रेड। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ये पश्मीना शॉल्स के लिए और यहाँ से बहुत सारी रॉ मटेरियल्स जाती थी, इसलिए यहाँ पे सिल्क रूट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रेड। चलिए दोस्तों अब चलते हैं लद्दाख के इतिहास के बारे में, जिसके अब हम चलेंगे 1500 साल पहले या उससे अब। ये 9th सेंचुरी से पहले की बात है, 9th सेंचुरी से पहले, ये 6th-7th सेंचुरी के आसपास की बात है, जब तिब्बत अम्पायर ने ये लद्दाख और तिब्बत पे कब्जा किया था, जो कि सेंट्रल एशिया पे, मतलब कि पूरा सेंट्रल एशिया पे ही तिब्बत अम्पायर ने कब्जा किया था इस वक्त, उस वक्त जो कि तिब्बत अम्पायर ने बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। देख सकते हैं आप इस पिक्चर के बाद में मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए सॉरी, देखिए इसमें आप देख पाएंगे ये जो पूरा सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है, बलूचिस्तान से लेके पूरा यह लद्दाख होती है, ये तिब्बत, इधर नेपाल को भी। तो दोस्तों देखिए इस सेंट्रल एशिया पर पूरा ही अधिपत था तिब्बत अम्पायर, अब बहुत ही पावरफुल था उस वक्त, बहुत ही पावरफुल, जो कि इसको टूटने में भी कई साल लगे, कई 100 साल से ऊपर ही लग गए थे लगभग दोस्तों। और ये जब टूटने लगा तो ये टूटने के बाद जब बंटने लगा तो इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा दायित्व रहा, जिसके कारण यह टूटा और यह छोटे छोटे अम्पायर में विघटित होने लगा। इसका राजा थे, देखिए दोस्तों इसका राजा थे नगदरमा, जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इस पर नगदरमा जो कि 1842 ईस्वी पूर्व इनकी हत्या कर दी गई थी। स्टेट दो सब रीजन बिकॉज द इंडिपेंडेंट, और वहाँ छोटे छोटे टिकरों में सब रीजन बनने लगे, स्टेट बनने लगे, क्योंकि वहाँ के तिब्बत अम्पायर ने कमज़ोर पड़ गया था और ये छोटे छोटे टुकड़े होने लगे थे दोस्तों। ये जो तिब्बत अम्पायर था ये छोटे छोटे टुकड़े पे बंटने लगे और ये इतना बड़ा था कि क्योंकि इसको टूटने में भी 100 साल से ऊपर लग गया दोस्तों। तिब्बत अम्पायर का जो पावरफुल था इसीलिए वो धीरे धीरे, और उसके बाद वो कमज़ोर पड़ने लगा। उसके बाद वहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े होने लगे थे, उसके बाद लद्दाख का क्षेत्र भी अलग हो गया था, इसलिए हम लद्दाख की ओर मूव करेंगे, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अभी लद्दाख है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। देखिए दोस्तों उसके बाद आया था हमारा कौन सा, मर्यूल किंगडम। यहाँ पे फिर उस पर नगदरमा को वहाँ पर पराजित करने के बाद मर्यूल किंगडम ने सक्सेसफुल वहाँ पे अपना राज्य अधिपत किया और यह मर्यूल किंगडम को 930 ईस्वी पूर्व स्थापना हुई थी। कहा जाता है दोस्तों क्योंकि परिवार, ये जो तिब्बत का जो यही एक परिवार था उसी से निकले हुए सदस्य ने यह मर्यूल किंगडम का स्थापना किया था। देखिए दोस्तों लद्दाख और तिब्बत इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्टोरिकल कल्चरली यहाँ बहुत ही गहरा संबंध रहा है। ये जो मर्यूल क्षेत्र है किसी को पहले हम लद्दाख के नाम से जानते थे, पहले यह लद्दाख के नाम से प्रसिद्ध था उसके बाद देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ जब कल्चरली और रिलीजन भी यहाँ बौद्ध धर्म है, लैंग्वेजेस भी बहुत सारी इंटरलिंकेजेस रही है बहुत सारी काफ़ी, इसलिए तिब्बत लद्दाख पर लगभग 1000 साल तक इस पर ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाला था।
1000 साल या 1000 से ऊपर ही तिब्बत ने लद्दाख पर एक कब्जा किया था, क्योंकि पहले थी ये तिब्बती एम्पायर ने जो पूरा सेंट्रल एशिया का घेर डाला था। फिर मयूर किंगडम 100 साल के ऊपर ही इस पर आधिपत्य किया था। उसके बाद जब मयूर किंगडम जब कमज़ोर पड़ने लगा, जब मयूर किंगडम समय के साथ साथ जब कमज़ोर पड़ा, तो उसके बाद हमारा उस पर राज पड़ा लद्दाख का नामग्याल वंश का। ये नामग्याल वंश का प्रभाव पड़ा। ये दोस्तों नामग्याल वंश का प्रभाव पड़ा, जो कि 1460 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और यह मयूर किंगडम पर यह पूर्णतः विजय पाता है और यह यूनाइटेड द फर्गनेट पॉलिटी, और जो छोटे छोटे पॉलिटी अपनाकर फर्गनेट इसका अपनाता है और छोटी छोटी राजाओं से मिलकर यह एक पावरफुल किंगडम का रूप ले लेता है नामग्याल वंश। देखिए दोस्तों, ये एक पावरफुल किंगडम को, ये छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे राजाओं को इकट्ठा करके और पावरफुल किंगडम का रूप ले लेता है। उसके बाद जब यह बड़े बड़े जब राजाओं से इन्होंने जब ये लड़ाइयाँ जीती, उसके बाद यह बहुत ही पावरफुल में आ गया और ये लगभग ये 400 साल तक इन्होंने राज किया था यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पर 4 साल से ऊपर तक लद्दाख पर ये राज किया था। नामग्याल वंश जो आती है, ये क्या बोलते हैं, लद्दाख का जो है पूर्वी और ये तिब्बत का जो है पश्चिमी क्षेत्र, इस पर कब्जा किया हुआ था। यह कम से कम 400 साल तक इस पर राज करता है। और दोस्तों यहाँ पे जाना गया था क्योंकि नामग्याल वंश एक पैलेस बनवाई थी, जो कि अभी भी वहाँ पे यथावित है, जिसे हिस्टोरिकल रूप से, क्योंकि वहाँ पे जस के तरह से वहाँ पे रखा गया है। तो यह लगभग 9 मंजिला के रूप में है। उसके बाद 16वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में मुगल वंश का शासन आता है। आपको पता होगा कि मुगल वंश 16वीं शताब्दी में हमारा भारत पे कब्जा करता है और यह धीरे धीरे भारत को कब्जा करता है और यह धीरे धीरे जाकर कश्मीर को जीतता है। फिर उत्तर भारत में आता है। मुगल और नामग्याल वंश में एक छोटी सी लड़ाइयाँ होती है, क्योंकि ये आसपास हो गया था, लद्दाख के बगल में आ गए थे, तो इन्होंने प्रभाव डाला बट उतना डायरेक्टली नहीं डाला। उसके बाद दोस्तों आता है तिब्बत लद्दाख मुगल वार, जिसके कारण तिब्बत जो है लद्दाख पे कब्जा करने की कोशिश करता है। तो लद्दाख को साथ देने के लिए मुगल वंश ने अपनी सेनाओं को भेजती है और वह उनको सहायता पहुंचाने की कोशिश करती है, जो कि 1779 से 1684 ईस्वी में ये, यानी कि यह कब थी जब मुगल पे औरंगजेब ने अधिपत्य किया हुआ था, उस समय उसका राज था। दोस्तों ये नामग्याल वंश इस तरह 400 साल फिर लद्दाख पे राज करता है। उसके बाद 18वीं सदी आती है और उसके बाद मुगल वंश फिर कमज़ोर वहाँ पड़ता है उत्तर भारत में, और फिर वहाँ पे डोगरा इन्वेजन ना, जो कि आप जानते होंगे सिख अंपायर के अंतर्गत आता था। 1834 में यह यहाँ पे आता है और यह आने से पहले यह 1819 में जब यहाँ पे भारत के दौरान नेतृत्व करते हैं राजा महाराजा रणजीत सिंह, तो यह कश्मीर पर कब्जा करता है। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह एक्वायर्ड द कश्मीर टुवर्ड्स द लद्दाख। और उसके बाद लद्दाख पर कब्जा करने के लिए जम्मू क्षेत्र के राजा थे गुलाब सिंह जमवान। देखिए गुलाब सिंह चौहान जो डोगरा इन्वेशन में तरादे थे। डोगरा इन्वेशन जो था दोस्तों सिख अंपायर के ही ये बनाया गया था। तो यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने बोला गया, जम्मू के क्षेत्र के जो राजा थे गुलाब सिंह, उनको बोला गया, तो गुलाब सिंह ने अपने सेनापति को जोरावर सिंह करीवारा को, देखिए जोरावर सिंह को उन्होंने 4000 सेना के साथ उन्होंने भेजा। उसके बाद लद्दाख पे पूर्णतः कब्जा करने की
कोशिश की और वहाँ पे विजय भी हुए। और यह 400 साल तक वहाँ पे जो 400 साल तक जो ये नामग्याल वंश का शासन था उसको ध्वस्त करते हुए और वहाँ पे डोगरा इनोवेशन सिख अम्पायर स्थापित हुआ। जो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जो शंकु नाम की जगह पे हुआ था, जो नियर कारगिल अराउंड तो 40 किलोमीटर के अंदर आता है। तो डोगरा इनोवेशन यहाँ पे कब्जा करता है, जो कि जोरावर सिंह जो था फिर वह तिब्बत पर भी कब्जा करना चाहता था। दोस्तों बोला जाता है कि अगर यहाँ लद्दाख को जीतने के बाद वह क्या हुआ, तिब्बत पे भी कब्जा करना चाहता था। तो वहाँ पे जाने के बाद चाइना के जो तिब्बत जो चाइना के कब्जे में आया था बिकॉज ऑफ द चाइना डायनेस्टी, तो उसके अंदर आ जाता है। तो उसके बाद जोरावर सिंह की हत्या कर दी जाती है। तो इसलिए वहाँ पे उनका हार होता है। और डोगरा आर्मी और तिब्बत आर्मी पे एक संधि होती है, एक ट्रिटी होती है, और जो कि शुशुल नाम की जगह पे होती है। और 1842 के आसपास ये मतलब कि संधि होती है। और ये बोला जाता है कि यहाँ से डोगरा आर्मी, और क्योंकि वहाँ पे जो हर वक्त सेना उपलब्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती थी काफ़ी, तो वहाँ पे एक ये बनाकर कि वहाँ मतलब मार्क्स देकर बोला गया था कि इधर मार्क्स आपका होगा और ये तिब्बत आपका होगा। तो इसलिए संधि हुआ। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा ब्रिटिश रूल, जो कि आपको सभी को पता होगा, एंग्लो सिख वार हुआ था, जो कि पूरे भारत में ब्रिटिश रूल काम कर रही थी। एक मिनट दोस्तों, ब्रिटिश रूल जो वहाँ पे काम कर रही थी, ये आपका जब कब आया था, मरियल वंश डोगरा इन्वेशन के बाद ब्रिटिश रूल आती है। देखिए दोस्तों, ब्रिटिश रूल हुआ था, ये देखिए एंग्लो सिख वार हुआ था 1845 से 1840 में। देखिए डोगरा रूल को समाप्त करते हुए उसके बाद ब्रिटिश रूल और यूरोपियन प्रेशंस वहाँ पे मतलब वहाँ पे अधिपति होती है। ब्रिटिश रूल यहाँ पे जम्मू कश्मीर पे कब्जा करती है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को कब्जा करती है, उसके बाद लद्दाख को। इसमें एंग्लो सिख वार हुआ था दोस्तों, जिसमें यहाँ पे ब्रिटिश ने जीता था और सिख की हार हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश और यूरोपियन मिलकर क्या हुआ था, एक बहुत ही ज़्यादा ये करने की कोशिश किया था। वहाँ पे जो लद्दाख का जो बाउंड्रीज लाइन है उस पर उन्होंने बहुत सारी काम की थी। वहाँ पे मैप्स बनाने की कोशिश किया था, जोग्राफिकल वहाँ पे भेजा गया था। वहाँ पे बाउंड्री बनाने की बहुत सारी कोशिश की गई थी, बट इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पे तो हर वक्त सेना रख नहीं सकते थे। तो वहाँ पे एक मार्क्स उसी तरह फिर मार्च कर दिया गया, जिससे डोगरा इन्वेशन सिख ऑपरेशन में जैसे मार्क्स किया गया था, क्योंकि वहाँ पे आर्मी रखना बहुत संभव था। ये दोस्तों ये जो है बॉर्डर जो लद्दाख का है, ये क्लियरली मार्क्स अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि क्या हुआ था, पहले ब्रिटिश रूल में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी, और हम अभी भी ब्रिटिश रूल के ही अंतर्गत ये काम। देखिए दोस्तों, ये जो रंग बिरंगे आपको लाइनें दिख रहे होंगे, जो कि आप इस मैप के माध्यम से देख पाएंगे, ये जो आपकी बॉर्डर लाइनें हैं, ये जो डॉटेड जो बॉर्डर लाइन है, जो कि मैंने ये पेन से कर रहा हूँ, तो ये जो डॉटेड लाइनें हैं, ये हमारा भारत का ऑफिशियल मैप पे दिखाया जाता है। दोस्तों इसको हम कहते हैं जॉनसन लाइन। जॉनसन लाइन, ठीक है दोस्तों, ये है जॉनसन लाइन। ये वो पीला वाला जो देख रहे हैं आप, पीला वाला, ये है मैकार्टनी लाइन। ये रहा आपका मैकार्टनी लाइन। तो दोस्तों इसका क्या हुआ, ये जो है ये जो है चाइना मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, और न ही ये कभी मानता, और ये हर वक्त क्लेम करना चाहता है कि ये जो है, आपको मैं बताना चाहूँगा फिर से इसको हटाकर, ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रही है, ये यहाँ तक क्लेम करता है चाइना, यहाँ तक वो क्लेम करना चाहता है। तो ये यहाँ तक क्लेम इसलिए करता है दोस्तों, देखिए मैं इसके पीछे क्या वजह है मैं बताना चाहूँगा। देखिए जब भारत ने आज़ादी लिया था 1947 में, इंडिपेंडेंस ऑफ द 1947 एंड
बड़ा डिस्प्यूट, इसमें कुछ सुलझाने की कोशिश किया गया था। देखिए क्या आखिर उस लाइन का क्या मतलब बताते हैं। देखिए इसका क्या रीज़न रहा। जब भारत आज़ाद हो गया तो वहाँ लद्दाख क्षेत्र पे जो था भारत का हिस्सा हो गया था और तिब्बत को चाइना का हिस्सा माना गया था। तो यह दोनों देशों का बॉर्डर अब हो गया था, क्योंकि यह कोई न राजा न महाराजा थे, यहाँ दो देशों के बाउंड्रीज लाइन थी। बट भारत कहता है कि ये जॉनसन लाइन और मार्केटिंग लाइन जो है ये हमारा हिस्सा रहा। बट चाइना जो है ये दोनों को नहीं मानता है, ये दोनों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ यहाँ तक बाउंड्रीज है। अब ये दोनों देशों का जो है क्या हुआ, इम्पलिज्म के आधार पर यह अपने अपना क्लेम करता है। इम्पलिज्म ऑफ द इंडिया, ये इंडिया जो है ब्रिटिश रूल के आधार पर, यानी कि ब्रिटेन जो उस वक्त ने जो बना दिया था उसको हम क्लेम करते हैं। देखिए इसको हम क्लेम करते हैं, इसको क्लेम करते हैं। और चाइना जो है तिब्बत का पुराना जो मैप है, पुराना जो वहाँ पे बॉर्डर रहा है उसके थ्रू या उसका इम्पलिज्म के थ्रू पे यहाँ पे वो क्लेम करता है। इसलिए क्योंकि वहाँ पे पुराना मार्क्स रहा है इसका तिब्बत का, जैसे चाइना जो है अपना इम्पलिज्म के आधार पर करता है ओवर द तिब्बत, क्योंकि वह पुराना वहाँ पे राजा महाराजा तो वो उस वक्त का क्लेम करता है। देखिए दोस्तों ये जो रहा है अभी तक क्लेम जारी रहा था। उसके बाद बहुत बड़ी बदलाव आएगी। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद चाइना ने 1950 के आसपास लद्दाख के क्षेत्र को कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू किया, उस पर कुछ हलचल होना शुरू किया। और इसका क्यों हुआ इसका बताना चाहूँगा। देखिए क्योंकि देखिए चाइना ने चौड़ी छिपे एक रोड बनाई थी। देखिए एक मिनट मैं मैप निकालता हूँ। चौड़ी छिपे मैप निकाली थी। देखिए यहाँ पे एक मैप प्रकाशित किया था उन्होंने, क्यों किया था देखिए इसका क्या पीछे, ये जो है भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ये जो है देखिए ये हमारा तिब्बत है, ठीक है, चाइना का तिब्बत है, सॉरी, ये जो है जिंगयांग रीजन है। तो ये जो चाइना का क्षेत्र है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे वो हाईवे बनाया गया था भारत के टेरिटरी को होते हुए, भारत के क्षेत्र से होते हुए। तो इसमें इसलिए यह जब रोड बनाई थी चौड़ी छिपे तो यह 1956 के आसपास बनाई थी। तो उसके बाद जब वो 1958 के आसपास 1958 के एंड तक आते आते उन्होंने एक मैप, ऑफिशियल मैप प्रकाशित किया था, जो कि उन्होंने बोला था कि ये मेरा ऑफिशियल मैप है। तो उसके बाद जो भारत में विवाद हुए थे, उसके बाद बहुत सारे विवाद हुए। उस वक्त थे हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस वक्त जब लड़ाई हुआ तो इस पर बहुत सारी लोकसभा में भी ये बात उठी थी कि आखिर ये जो चाइना ये किया है, घुसपैठी करने की कोशिश किया है, वहाँ पे चोरी छिपे बनाने की कोशिश की है। तो नेहरू जी ने लोकसभा में एक स्टेटमेंट डाली थी कि यह एरिया जो है स्काई चीन का एरिया है। देखिए जो कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है इसलिए नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसलिए ये एरिया मतलब कोई मतलब नहीं रखता, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारा नेहरू जी के ये किया गया था, प्रत्यारोप किया गया था। तो पूरी दुनिया में ये भी संदेश गया था कि भारत को इस अक्षांश चीन का जो भाग है इसको अभी चाइना कंट्रोल करता है, चाइना एडमिनिस्ट्रेटिव में आता है, इसलिए ये चाइना कंट्रोल करता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस वक्त बोला था, इस वक्त उसके बाद जब पूरी दुनिया में ये बात गई, तो क्योंकि ये भारत को इससे कोई मतलब नहीं है, इस जाने से, इसे चले जाने, हाथ से जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप सभी को पता चले होगा कि चाइना के साथ, आपको पता होगा जब चाइना के साथ इसके बाद 1962 में युद्ध हुआ था, चाइना टू इंडिया में युद्ध हुई थी, बहुत बड़ी युद्ध हुई थी। आपको सभी को पता होगा कि यह 1962 में युद्ध, तो काफ़ी यहाँ पे सैनिक मारे भी गए थे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, देखिए मैं दूसरे पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे ये चाइना बोलता था, चाइना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लेता है एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे देखिए ये हुआ
LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद जब युद्ध हुआ तो उसके बाद चाइना ने कंप्रोमाइज़ किया। उसके बाद वह जो बोलता था कि मैं उसको, जब वो क्लेम करता था कि ये देखिए इसमें ये जो क्लेम करता था कि मेरा यहाँ तक भाग है, तो उसके बाद वो उन्होंने कुछ समझौता किया भारत और चाइना के द्वारा। उसके बाद ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये है आपका LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए इस पिक्चर में आप क्लिक कर पाऊँगा कि LAC जो कि यहाँ पे समझौता हुआ। उसके बाद ये रहा आपका गलवान घाटी, जो हाल ही में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, बिल्कुल LAC की बीचों बीच है। उसके बाद जब यह LAC बनी तो वो 1962 के बाद चाइना को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, और ये LAC के बाद उन्होंने ऐसा कोई ये मतलब हथकंडा नहीं अपनाई ताकि वो आगे बढ़ सके, और उस जो अक्साई चीन वाले भाग हैं वो उधर तक सीमित रहें। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा उस वक्त के प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि ये अक्साई चीन का भाग है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लिया था, तो उन्होंने वो कोई मायने नहीं रखा। तो उस वक्त ये हमारे हाथ से चला गया था। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, देखिए हमारे देश, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोई बदलाव नहीं आया था। तो हमारा ये बदलाव आया, आपको बताना चाहूँगा 1962 के बाद। 1962 के बाद बदलाव आया था आपको, देखिए दोस्तों, आर्टिकल 370 जो हटा था उसके बाद, क्योंकि उससे पहले कुछ हलचल नहीं हुई थी, तो भारत के द्वारा 1962 के बाद यह आर्टिकल 37 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई, जब भारत ने हटाया 5 अगस्त 2019 को, देखिए इसमें होगा 5 अगस्त 2019 को, ये जब स्पेशल स्टेटमेंट जम्मू एंड कश्मीर और रिमूव्ड, तो जब 370 हटा तो यहाँ पे 2 यूनिट टेरिटरी बट गया, जो कि बता दें लद्दाख क्षेत्र और जम्मू एंड कश्मीर 2 क्षेत्र में बट गए थे। ये राज्य जम्मू एंड कश्मीर दोनों क्षेत्र में बट गए थे। तो इसके बाद लोगों को लगा कि चाइना कुछ इसके बाद हलचल करेगा, बट ऐसा उस वक्त 2019 में कुछ नहीं हुआ। ना ही चाइना ऑफिशियल क्लेम किया, ना ही कुछ वहाँ सेनाओं का दौरा हुआ। तो दोस्तों इसके बाद कई एक्सपर्ट का मानना था, एक मिनट दोस्तों, जब एक्सपर्ट का मानना था तो उस वक्त चाइना कुछ करेगा, मतलब उस वक्त कुछ ऐसा बर्ताव करेगा, क्योंकि वहाँ से 378 का, तो क्योंकि लद्दाख क्षेत्र जो पूर्णतः हमारा भारत यूनिट टेरिटरी का हिस्सा हो गया था, तो गतिविधियाँ कुछ करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं किया। और यह तब किया जब वह देखा गया कि यह मामला भारत को अशांत पड़ गया है, तो यह मई 2020 में जाके यह कुछ गतिविधियाँ शुरू की, जिसके कारण हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए। और ये अपना हथकंडों से बाज नहीं आया है, ये कुछ न कुछ अपना करेगा ही, जो कि आप इस वक्त करंट सिचुएशन जानते हैं, चाइना जो हमारे भारत देश के साथ क्या करना चाहता है। तो दोस्तों ये रहा भारत का लद्दाख क्षेत्र में स्थित विवाद, जो कि आप कुछ ब्रीफ करने की कोशिश किया था, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि क्या हिस्ट्री रहा है लद्दाख क्षेत्र का, जो कि आप समझाने की कोशिश किए हैं आपको, जो कि तो दोस्तों यहाँ तक रहा चाइना की हिस्ट्री। सो मैनी थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। सो थैंक यू एंड टेक केयर। और मेरे सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए आप इस पे फॉलो कर सकते हैं, एज अ PDF टेलीग्राम पे जा सकते हैं बाय रजनीश चंद्रा, और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे rajneesh.chandra एंड फेसबुक पे। सो मैनी थैंक यू एंड टेक केयर।